वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 10th ऑफ मई के डेली करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो प्रीलिम्स लिख रहे हो चाहे मेंस लिख रहे हो, कि आपका सवाल छूट जाए। सभी क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में। तो इसलिए करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको डेली बेसिस पे कवर करते चल जाएंगे आपको बहुत ईजिली सभी करंट अफेयर्स आपके कवर होते चल जाएंगे। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी अपडेट्स वगैरह आते हैं वो सभी इसी पे ही आते हैं। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए, तो टेस्ट सीरीज़ को भी वो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th ऑफ मई के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS1 में देखें, ज्योग्राफी से न्यूज़ आ रही है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो सभी शहरों में फैलने की कोशिश कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि अब वो धीरे धीरे से सभी सिटीज़ में भी स्प्रेड करेगा। तो इन 50 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया इन विच द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सेट टू लॉन्च अर्बन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। भारत के 50 शहरों में IMD जो है वो अर्बन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज यानी कि शहरी मौसम विज्ञान सेवाएं, इनकी UMS को शुरू करने जा रहा है। ये मृत्युंजय मोहापात्रा जो है वो बता रहे हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं IMD के। वेदर ऑफिस ने बताया है हैड लॉन्च द UMS फॉर दिल्ली NCR इन जून लास्ट ईयर। तो दिल्ली NCR के लिए जो अर्बन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज थी ये पिछले साल 2021 के जून महीने में लॉन्च कर दी गई थी। 13 वेदर स्टेशन वहाँ पे बनाए गए थे जिससे कि नाउ कास्ट को प्रोवाइड किया जा सके। जैसे कि हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, तो वो एक दिन या 2 दिन बाद की जाती है कि 2 दिन बाद क्या मौसम रहेगा या बारिश होगी या नहीं होगी। नावकास्ट क्या होता है? नावकास्ट का मतलब होता है कि जो तुरंत अभी होगा, यानी कि आगे आने वाले 1 या 2 घंटे के अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं मौसम में, वेदर में, तो उसके लिए उसको नावकास्ट कहा जाता है। तो आगे आने वाले 2 घंटों में या 1 घंटे में क्या चेंजेस आने वाले हैं उसको नावकास्ट कहते हैं। और फोरकास्ट का मतलब हो गया जो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद क्या होने जा रहा है। तो मेट्रो सिटीज़ जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आर एक्सपेक्टेड टू सी द लॉन्च ऑफ UMS इन द फर्स्ट फेज। तो सबसे पहले जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसी में UMS खोला जाएगा, इस चीज़ की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है, ऑटिज़म सपोर्ट नेटवर्क टू हेल्प गिव स्पेशलाइज्ड केयर इन रूरल इंडिया। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटिज़म, जो बच्चों के अंदर या बड़े लोगों के अंदर जो ऑटिज़म की बीमारी होती है, उसको अब तक, उस डिज़ीज़ को अभी तक सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। तो अब इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जिससे कि ऑटिज़म के, जो भी ऑटिज़म से ग्रसित होते हैं बच्चे या बड़े, उनको सपोर्ट किया जा सके रूरल इंडिया में। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स। तो एक तो पहली बात तो ये अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों के अंदर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति, और उसके साथ साथ उनको समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उन इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करना चाहिए जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं विद ऑटिज़म एंड देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। तो जो टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट है, यानी कि जो टाटा ग्रुप है, उसने पार्टनर किया है किसके साथ? विद द सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड अदर डिसेबिलिटीज़ रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो तिरुवनंतपुरम यानी केरला की राजधानी में बेस्ड है। टू लॉन्च पे अटेंशन, देखिए इन्होंने अटेंशन लिखा है, यानी कि ऑटिज्म के लिए दिया जा रहा है ये। अ डिफरेंट माइंड इज़ अ गिफ्टेड माइंड, कि जो अलग दिमाग एक गिफ्टेड माइंड है, तो इस तरह से कहा जा रहा है। और ऑटिज़म से ग्रसित बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है। पहले ये चीज़ बच्चों के लिए लॉन्च की जा रही है कि जो बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर ये बड़े लोगों के लिए, जो एडल्ट लोग हो चुके हैं लेकिन इसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए भी लॉन्च किया जाएगा। एक डिफरेंट माइंड इज अ गिफ्टेड माइंड, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क। द इनिशिएटिव शैल पेव द वे फॉर स्मॉल टाउन्स। पहले तो ये स्मॉल टाउन्स के लिए है, रूरल इंडिया, टू एक्सेस स्पेशलाइज्ड केयर, कि आपको स्पेशलाइज्ड केयर मिल सके, सपोर्ट मिल सके, एंड हेल्प क्रिएट एन ऑक्सिलरी नेटवर्क ऑफ चैंपियंस फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। तो दिस प्लेटफॉर्म शेल ऑल्सो एनेबल मेंटरिंग, स्किलिंग एंड मीनिंगफुल लाइवलीहुड्स फॉर पीपल विद ऑटिज्म। तो यानी कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये किस चीज़ को एनेबल करेगा लोगों के लिए, कि आपको मेंटरिंग हो सके, यानी कि आपको सलाह मिल सके, कौशल हो सके, और सार्थक आजीविका को भी आपको सक्षम करेगा, यानी कि जो पर्सन इससे ग्रसित हैं उनको इन सब चीज़ों में भी हेल्प मिल पाएगी। नेक्स्ट आता है, चीफ मिनिस्टर्स एश्योर CGI रमना ऑफ बेटर कोर्ट सिक्योरिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना का बार बार ये कंसर्न रहा है अपने टेन्योर में कि जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी इनएडिक्वेट है, अभी भी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। हाल ही में पिछले दिनों कुछ देखा गया था कि कई बार
कोर्ट्स में, चाहे वो दिल्ली की करकटडुमा कोर्ट हो या और दूसरी कोर्ट्स हो, वहाँ पर फायरिंग भी हुई है। तो ये देखा जा रहा है कि अगर कोर्ट्स के अंदर फायरिंग होगी और इस तरह से वहाँ पे उपद्रव मचाया जाएगा, तो अगर कोर्ट के अंदर ऐसा होगा तो बाहर नॉर्मली जो लोग हैं वो तो कितने ज़्यादा अनसेफ हैं। तो सीजीआई एन वी रमन्ना का बार बार ये कहना है, क्योंकि कोर्ट्स की जो कोर्ट्स की जो सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करना हर स्टेट की जिम्मेदारी होता है, स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो स्टेट पुलिस काम करती है सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर के अंडर। तो सीजीआई रमन्ना ने सभी चीफ मिनिस्टर से बात करके ये एश्योरेंस मांगा है कि अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग कोर्ट्स हैं हर राज्य में, उन सभी कोर्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके। तो चीफ मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स के, उन्होंने एश्योर करा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना को दैट सिक्योरिटी एट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस including district courts would be improved on the lines of a two-tier security system followed in जम्मू कश्मीर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में टू टायर सिस्टम से सिक्योरिटी सिस्टम है कोर्ट्स का, उसी प्रकार से सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि वो भी अपने अपनी कोर्ट्स में, अपने अपने राज्यों में जो भी कोर्ट्स अवेलेबल हैं उनके यहाँ, उनको टू टायर सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। बट देयर वाज नो कंसेंसस ऑन सेटिंग अप अ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। सीजीआई का कहना यह है क्योंकि जुडिशरी अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वे में काम कर रही है, जुडिशरी के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास अभी भी प्रीमाइसेस नहीं है, अभी भी बिल्डिंग्स नहीं हैं जहाँ पे वो बैठ के काम कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है जुडिशरी के लिए। तो सीजीआई एन वी रमन्ना का कहना ये था कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनानी चाहिए जो सिर्फ इसी चीज़ पे ध्यान देगी कि जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति करने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी तब तक ये अथॉरिटी नहीं बन के आ पाएगी, अनलेस एंड अनटिल अगर सुप्रीम कोर्ट ही जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जो है कोई इसमें फैसला सुना दे। तो अब जब तक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी के ऊपर डिसाइड नहीं किया जा रहा है, तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सभी स्टेट से कि आप लोग जो हैं जुडिशरी को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सच अ बॉडी वुड बी क्रिएटेड एट द स्टेट लेवल। अब ये जो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है, ऐसी बॉडी हर स्टेट लेवल पे डेवलप की जाएगी, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट वुड डिसाइड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पे राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा प्लस उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस होगा, वो ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है जुडिशरी के लिए और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए। नेक्स्ट एक न्यूज़ है मेडिकल से कि डोंट गो टू पाकिस्तान टू परस्यू मेडिकल कोर्स। तो जो पैनल है भारत में, उसने ये कहा है स्टूडेंट से कि आप मेडिकल कोर्स करने के लिए कभी भी पाकिस्तान मत जाइए। अगर आप वहाँ से MBBS की डिग्री या ग्रेजुएशन लेते हैं डॉक्टरी में, तो वो भारत में वैलिड नहीं होगा। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एडवाइस किया है भारतीय बच्चों को नॉट टू एनरोल देमसेल्व्स इन मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान। तो पब्लिक नोटिस इशू किया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने, केम डेज आफ्टर द UGC AICT थ्रू अ जॉइंट एडवाइजरी अर्ज इंडियन स्टूडेंट्स नॉट टू एनरोल देमसेल्व्स इन एनी कॉलेज। क्योंकि अभी हाल ही में UGC ने और AICT ने स्टूडेंट से, इंडियन स्टूडेंट से अर्ज किया था कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे जो भी पाकिस्तान का होगा। अब UGC AICT के तहत चाहे वो टेक्निकल स्टूडेंट्स हों यानी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स से कहा गया है, और नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि मेडिकल के बच्चे भी पाकिस्तान में जाके एडमिशन नहीं लेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसको भारत में नौकरी नहीं मिलेगी या भारत में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। FMG या नेक्स्ट जो है यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन या नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये एक लाइसेंसिंग टेस्ट है फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट बाहर से MBBS की डिग्री करके आता है, मान लेते फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते थे या रशिया जाते थे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, वो भारत में आने के बाद उनको FMG या नेक्स्ट का टेस्ट देना पड़ता था। अगर वो उस टेस्ट को पास कर पाएंगे तभी वो भारत में मेडिकल की पढ़ाई या मेडिकल की प्रैक्टिस यानी कि मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो भारत में कर पाएंगे। हाल ही में जो MOU साइन हुए हैं इंडिया और जर्मनी के बीच में, अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा ऑन द 3 नेशंस, 3 नेशन वो गए, फ्रांस में गए, जर्मनी में गए और डेनमार्क में गए। तो उन 3 देशों में जाने पर तो जर्मनी के साथ जो MOU साइन हुए हैं इंडिया और जर्मनी के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ ले जाते हैं आपसे कि अभी 2 MOU साइन हुए हैं, तो ये जो MOU साइन हुआ है किन किन 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है, तो इस तरह से कुछ सवाल पूछ ले जाते हैं। तो अगर हम MOUs देखें तो इंडिया और जर्मनी के, तो सबसे पहले हुआ है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुआ है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे। तो ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि जो हरित और सतत विकास की साझेदारी पे एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। उसके बाद हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स थर्ड कंट्रीज़ में। फिर इस्टेब्लिशमेंट करना है एक एग्रीमेंट ऑन द एक्सचेंज एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन
ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जो गोपनीय सूचना होती है, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। एंड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट एनक्रिप्टेड कनेक्शन ऑफिस बिटवीन MEA एंड जर्मन फॉरेन ऑफिस, कि डायरेक्ट एक ऑफिस बन दिया जाए कि जो भारत का एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय है और जो जर्मनी का फॉरेन ऑफिस है, डायरेक्ट उनके बीच में हॉटलाइन के थ्रू बात हो सके। तो उसके लिए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। फिर इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन साइन हुआ है रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप पे, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे इसको साइन किया गया है। जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है ऑन द इनिशियलिंग ऑफ द एग्रीमेंट ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। तो जो माइग्रेशन होता है, यानी कि इंडिया से लोग जर्मनी जा रहे हैं या फॉर एग्जांपल जर्मनी के लोग भारत आ रहे हैं, तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है, मोबिलिटी पार्टनरशिप है, तो इसके ऊपर एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है। फिर हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एडवांस ट्रेनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स। फिर इंडिया और जर्मनी के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, फिर एग्रो इकोलॉजी पे और फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन पे, यानी कि जो जंगल है, जो फॉरेस्ट का लैंडस्केप है, उसको रिस्टोर करना है। अगर कहीं से जंगल ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उनको वापस से रिस्टोर करना है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, वो सब चीज़ें हम इंडिया और जर्मनी आपस में MOU साइन किया है कि जिससे कि वो आपस में नॉलेज को शेयर कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ है ई श्रम टू हेल्प सेटल वर्कर्स एक्सीडेंट क्लेम्स। ई श्रम पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, पिछले 5-6 महीने पहले। तो उससे कहा जा रहा है कि उस पोर्टल से जो वर्कर्स के, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्रों में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके एक्सीडेंट के क्लेम्स को सेटल किया जा सके, तो उसके लिए ई श्रम पोर्टल चलाया जा रहा है। तो यूनियन लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि मिनिस्ट्री वॉज वर्किंग ऑन अ मैकेनिज्म टू प्रोसेस एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने जा रही हैं कि जिससे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस को प्रोसेस किया जा सके, जो क्लेम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल, जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, जिनकी संख्या अब तक 27 करोड़ हो चुकी है। द पोर्टल वॉज लॉन्च्ड 6 months अगो विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस। तो पोर्टल को 6 महीने पहले, ई श्रम पोर्टल को 6 महीने पहले लॉन्च किया गया था इस पर्सपेक्टिव से कि एक नेशनल डेटाबेस तैयार हो जाएगा ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड टू फैसिलिटेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर देम, जिससे कि उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई जा सकें। अमंग द प्रोमिसेस मेड देन वाज दैट द वर्कर शुड बी एलिजिबल फॉर ₹2 लाख एज एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कि 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा। तो फिर डिस्कशन चल रहे हैं टू लिंक द ई श्रम पोर्टल विद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अभी डिस्कशन ये भी चल रहे हैं कि ई श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ लिंक कर दिया जाए, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसके तहत 12 रुपये का प्रीमियम जाता है हर साल आपके अकाउंट में से, इसके तहत भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस पर्सन को मिलना था। द सेंटर्स एग्जिस्टिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सेंटर की एग्जिस्टिंग है, यानी कि ये चली रही है स्कीम जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए काम कर रही है। द स्कीम वुड अलाउ द वर्कर्स टू गेट द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू द ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम की जो यूनिक ID नंबर है, उसके तहत इस स्कीम से आपको बेनिफिट मिल सकता है किसी पर्सन को। द ऑफिशियल एडिड दैट द यूनिक IDs ऑन द ई श्रम पोर्टल कैरीड द सेम सीरीज। अब देखिए, ई श्रम वाली जो सीरीज, ई श्रम पे जो आपको ID मिलेगी, वो वैसी ID मिलेगी जिस तरह से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO का जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, उसके तहत ही आपको ID मिलेगी। अपनी बजट स्पीच में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि हैड अनाउंस द लिंकिंग ऑफ 4 पोर्टल्स, की जो 4 पोर्टल्स हैं उन सभी को लिंक कर दिया जाएगा। एक तो नेशनल कैरियर सर्विस को, ई श्रम को, उद्यम पोर्टल को जो कि MSME के लिए है, और असीम पोर्टल को यानी कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये 4 पोर्टल्स थे, इन चारों को इंटरलिंक्ड कर दिया जाएगा। और ये कहना है कि अप्रैल 20 तक नेशनल कैरियर सर्विस और श्रम पोर्टल्स को, ई श्रम पोर्टल को, दोनों को सक्सेसफुली इंटरलिंक कर दिया गया है। यानी कि NCS, यानी कि इन 4 पोर्टल्स में से नेशनल कैरियर सर्विस और ई श्रम को इंटरलिंक कर दिया गया है। अभी उद्यम पोर्टल और असीम पोर्टल को भी इंटरलिंक्ड करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल मना रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को बने 100 साल हो चुके हैं और मिस्टर वेंकैया नायडू जो हैं, जो भारत के इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उसके चांसलर होते हैं। जो वाइस चांसलर हैं वो योगेश सिंह हैं। और यूनिवर्सिटी जो थी, यानी कि DU जो है, ये पहली यूनिवर्सिटी थी फर्स्ट टू अडॉप्ट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी भारत सरकार द्वारा, उसको एक्सेप्ट करने वाली, उसको लागू करने वाली DU जो है पहली यूनिवर्सिटी बन गई थी। नेक्स्ट आता है दिल्ली डुअल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। देखिए, दिल्ली सरकार के साथ हमेशा ही दिक्कत रही है, या जो भी केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है, यानी कि यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है, जहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पुडुचेरी हो, दोनों जगहों पे देखा गया है कि जो वहाँ पे LG होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके बीच में टसल रहती है वहाँ का जो चुनकर मुख्यमंत्री आता है।
क्योंकि जो एलजी होता है वो काम करता है सेंटर के डायरेक्शंस पे, क्योंकि वो सेंटर का आदमी होता है, या आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का नॉमिनी होता है। बाकी जो चीफ मिनिस्टर होता है वो वहाँ पे चुन के आता है लोगों के द्वारा। तो देखा गया है चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पौंडीचेरी हो या पुडुचेरी हो, सभी जगहों पे दिक्कतें रही हैं दोनों जगहों पे। दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239A के तहत, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो दिल्ली में ये दिक्कतें और भी ज़्यादा हो गई हैं। द स्टेटस ऑफ दिल्ली बीइंग ए यूनियन टेरिटरी अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट क्राइस्टेंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी अंडर आर्टिकल 239A। अब दिल्ली वैसे तो यूनियन टेरिटरी बन गया था, यूनियन टेरिटरी है शेड्यूल 1 के तहत, लेकिन इसको स्पेशल स्टेटस का एक दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया 239AA के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 69th अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, जिससे कि जो वहाँ का सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो थोड़ा से यहाँ पे स्ट्रेन हो चुके हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली के, जिसको एलजी कहा जाता है, अंडर द एफोर्मेंशन्ड अमेंडमेंट, अब देखिए जो उनको एलजी कहा गया, जो ऊपर 69th अमेंडमेंट हुआ उसके बाद उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहने लगे, क्रॉस्ड सोर्ड्स विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑन मल्टीपल इशूज़। अब हमेशा एलजी के बीच में, जो इस टाइम पे अनिल बैजल है वहाँ पे, तो एलजी के बीच में और जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इस टाइम अरविंद केजरीवाल हैं, तो उनके बीच में हमेशा टसल रहती है किसी भी इशू के लिए या मल्टीपल इशूज़ के लिए, इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर एजेंसीज। अब एजेंसीज पे किसका कंट्रोल होगा? एलजी का कंट्रोल होगा। देखिए अगर एलजी का कंट्रोल होता है तो उसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, और अगर चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल होता है तो इसका मतलब यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है उसका कंट्रोल होगा, इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर एजेंसीज नेमली दी एंटी करप्शन ब्यूरो, सिविल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन सब के ऊपर इशू रहता है। एट द सेम टाइम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है कैन नॉट बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ स्टेट, कि उसको राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम। दिल्ली सरकार ये चाहती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ये चाहती थी हमेशा कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा मिल जाए, लेकिन स्टेट का दर्जा दिल्ली को नहीं मिल सकता। कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है कि एलजी इज़ बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या दिल्ली के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुन के आते हैं लोगों के द्वारा, उनकी एड और एडवाइस से एलजी बाउंड है, यानी कि जो वो एडवाइस करेंगे एलजी को उसी तरह से काम करना है। नोटिंग दैट द दिल्ली असेंबली ऑल्सो हैज़ द पावर टू मेक लॉज ओवर ऑल सब्जेक्ट्स दैट फिगर इन द कॉन्करेंट लिस्ट। और दिल्ली की जो असेंबली है, दिल्ली की जो विधानसभा है, वो उन सभी चीज़ों पे कानून बना सकती है जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड होते हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, लॉ, लैंड एंड पुलिस। तो इन 3 को छोड़ के बाकी वो सभी के ऊपर कानून बना सकती है। LG ought to act on the aid and advice on the Council of Ministers except when he refers a matter to the President for a final decision. तो LG ought to act on the aid and advice। अब देखिए LG एड एंड एडवाइस पर काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तब तक काम करेगा जब तक वो कोई मैटर को प्रेसिडेंट के लिए नहीं रख देता। अगर LG ने किसी मैटर को, किसी बिल को प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए रख दिया है या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख दिया है, तो वहाँ पे उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड की ज़रूरत नहीं है। रिगार्डिंग दी LG's पावर टू रेफर टू द प्रेसिडेंट एनी मैटर। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा गया था कि LG जो है कोई भी मैटर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रख सकता है। बीच में हाल ही में देखा गया था कि 2018-2019 में जब बहुत ज़्यादा टसल चल रही थी दिल्ली सरकार के बीच में और LG के बीच में, तो वहाँ पे देखा गया था कि हर मैटर को, यहाँ पे लिखा गया था एनी मैटर, लेकिन वो एवरी मैटर को प्रेसिडेंट के लिए भेज देते थे उस टाइम के जो वहाँ पे LG थे। तो रिगार्डिंग द LG's पावर टू रेफर टू द प्रेसिडेंट एनी मैटर ऑन विच देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन LG एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनी मैटर का मतलब एवरी मैटर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसा नहीं है कि एनी मैटर अगर आपको कहा गया है तो आप एवरी मैटर यानी कि हर मैटर को ही कोर्ट प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि LG शैल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर रेदर देन अनॉइंटिंग हिमसेल्फ एज एन एडवर्सरी टू द इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि LG अपने आप में एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करे, यानी कि इस तरह से काम करे कि वो एक फैसिलिटेट करे, यानी कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे लोगों के बीच में और कानून के बीच में, ना कि एक अवरोधक के रूप में काम करे, एडवर्सरी के रूप में काम नहीं करना है, यानी कि हर चीज़ को आप रोके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उसको आपको काम नहीं करना है। ये LG को सख्त हिदायत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट GS3 की अगर न्यूज़ देखें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात आ रही है कि क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यू इन्फेक्शंस। जो नए नए इन्फेक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो इबोला हो, HIV हो या कोरोना वायरस हो, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो वायरसेस आने की और जो इन्फेक्शंस होने की जो गति है उसको बढ़ावा मिल सकता है आगे आने वाले सालों में। 2070 तक ये जो स्थिति है ये और ज़्यादा विकट हो जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यू इन्फेक्शंस, तो अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा थ्रेट महसूस करेंगे वायरस एक्सपोजर के, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, जो जानवरों से इंसानों में आते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा हिस्सा, एशिया का हिस्सा
और अफ्रीका का हिस्सा बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज़ में आता है, जहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो क्लाइमेट चेंज विल रिजल्ट इन थाउजेंड्स ऑफ न्यू वायरसेस, कि नए वायरस आ जाएंगे हज़ारों, स्प्रेड अमंग एनिमल स्पीशीज़ बाय 2070, एंड दैट इज़ लाइकली टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज जंपिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, कि जो जानवरों से इंसानों में इन्फेक्शंस आ जाएंगे। दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर अफ्रीकन एशिया। तो अफ्रीका एशिया के लिए बहुत ज़्यादा ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे कई डेकेड्स में, पिछले दशकों में देखा गया है, चाहे वो फ्लू हो, HIV हो, इबोला और कोविड-19 हो, सब एशिया से और अफ्रीका के देशों से ही निकल के आए हैं। जूनोसिस एक बीमारी होती है। जूनोसिस किसको कहा जाता है? जूनोसिस उन डिजीज़ को कहा जाता है जो भी डिजीज़ एनिमल से, जानवरों से लोगों में आ जाती है, ह्यूमन बींग्स में आ जाती है, उस बीमारी को जूनोसिस कहा गया है। तो कोविड-19 भी अपने आप में जूनोसिस है, क्योंकि इसका माना जा रहा है कि इसका जो होस्ट है, चाहे वो बैट्स थे या कोई भी जानवर था, तो जानवरों से ही इंसानों के अंदर आई है बीमारी, इसलिए इस बीमारी को जूनोसिस कहा जाता है। इंटेंस हीट अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक न्यूज़ आती है ये, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले टाइम में देखा गया है कि अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। इतनी गर्मी पिछले 122 सालों में नहीं देखी गई थी। तो IMD का कहना यह है कि जो अप्रैल का महीना रहा है वो सबसे गर्म रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पिछले 122 सालों में, जो कि अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है। इट हैज़ ऑल्सो बीन एन अनयूजुअली हॉट अप्रैल विद टेम्परेचर्स टचिंग अबव 40 डिग्री सेल्सियस, की टेम्परेचर्स जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगातार टच कर रहे थे, चाहे वो बिहार में हो, झारखंड में हो और वेस्ट बंगाल में हो। हाउ वाइड स्प्रेड इज़ द हीट वेव? तो हीट वेव जो चल रही है इस टाइम पे कितनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड अगर हम देखें तो रिकॉर्ड जो है IMD के वो सजेस्ट करते हैं कि एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 27 अप्रैल तक का जो रहा है वो 35.7 डिग्री रहा है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा है इस महीने के लिए। MP, राजस्थान, पंजाब, गुजरात में एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अप्रैल 2022 में हाईएस्ट रहा है 1951 से, और सेकेंड हाईएस्ट रहा है दिल्ली, UP और हरियाणा में। इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स द टेम्परेचर हैज़ बिन कंसिस्टेंटली अबव 42 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर लगातार 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे हैं, और 5 to 6 डिग्रीज अबव नॉर्मल फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। अब हीट वेव्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो हीट वेव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में, कि हीट वेव्स को अगर हम डिफाइन करें तो हीट वेव्स कब कहेंगे कि हीट वेव है? हीट वेव तब डिक्लेयर किया जाता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और कम से कम 4.5 नॉचेज अबव होता है नॉर्मल से, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री अगर ऊपर होता है तब हम उसको हीट वेव कहते हैं। एक सीवियर हीट वेव तब कहा जाता है जब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम सीवियर हीट वेव कहते हैं। बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स एक हीट वेव को डिक्लेयर किया जाता है व्हेन एन एरिया लॉग्स अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस। जब 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो हम उसको रेंडमली उसको आप हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे। एक सीवियर हीट वेव तब डिक्लेयर किया जाता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री क्रॉस कर जाता है। मेन रीज़न जो है स्कॉर्चिंग हीट का वो है लैक ऑफ रेनफॉल। देखा जाता था कि जब भी गर्मी ज़्यादा बढ़ती थी तो हमेशा थोड़ी कुछ दिनों में रुक रुक कर बारिश हो जाती थी, लेकिन अप्रैल के महीने में देखा गया कि लगातार गर्मी तो बढ़ती रही लेकिन एक भी बार बारिश नहीं हुई। अगर बारिश नहीं हुई है, रेनफॉल की कमी रही है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। यूजुअली पीरियड्स ऑफ हाई टेम्परेचर आर पंक्चुएटेड बाय पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ रेन, बट दिस वाज लार्जली एब्सेंट ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। लेकिन मार्च अप्रैल के महीने में बारिश हुई नहीं है। तो कुछ पार्ट जो हैं ईस्टर्न इंडिया के, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, also register higher humidity along with high temperatures leading to the rise in a condition called wet bulb temperature। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एक जोग्राफी का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट था, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, क्योंकि वहाँ पे समुद्र होने की वजह से, ओशन पास में होने की वजह से, सी पास में होने की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पे एक वेट बल्ब टेम्परेचर का एक कॉन्सेप्ट आ गया था। इसमें क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस तरह के एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर पाना, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और कई लोगों की मौत भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। हीट वेव्स ने अब तक पिछले 50 सालों में 17,000 लोगों को मार दिया है अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च स्टडी बाय द IMD साइंटिस्ट। लेकिन इंटेंसिटी और लेंथ जो है हीट वेव्स की, ये कहा जा रहा है कि उसका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मॉनसून पे, जो कि 1 जून को केरला से टकराता है। तो ये कहा जा रहा है कि मॉनसून पे हीट वेव का कोई भी असर नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट बन के ये आए आपके पास UPPCS में या UPSC में कि हीट वेव का बहुत ज़्यादा असर है मॉनसून पे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा अपने आप में। नेक्स्ट आता है लिथियम आयन बैटरी। अभी हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि कई सारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं
उनमें चाहे वो स्कूटीज़ हैं, स्कूटर्स हैं या कार्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज फट रही हैं, यानी कि वे बर्स्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो रही है। तो लिथियम आयन बैटरी अभी न्यूज़ में रही है, तो लिथियम आयन बैटरी के पीछे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे आप लोअर पीसीएस मेंस लिखने जा रहे हो और चाहे आप अपर पीसीएस मेंस लिखें या यूपीएससी लिखें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एवरी लिथियम आयन बैटरी जो है कंसिस्ट करती है 3 एक्टिव कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट होते हैं लिथियम आयन बैटरी में। एक एनोड होता है जो कि ग्रेफाइट होता है, फिर एक कैथोड होता है जो एक निकल, कोबाल्ट या मैंगनीज में से कुछ हो सकता है, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि एक सॉल्ट होता है लिथियम का। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है इन्वॉल्विंग फॉर्मिंग शीट्स ऑफ द एनोड एंड कैथोड। तो शीट्स बनाई जाती हैं एनोड की और कैथोड की, और उनको एक सैंडविच के रूप में असेंबल किया जाता है। उनके बीच में एक सेपरेटर होता है, थिन सेपरेटर होता है, जिससे कि एनोड और कैथोड आपस में ना टकरा सके। सेपरेटर्स अबाउट 15 माइक्रॉन्स इन थिकनेस, जो 15 माइक्रॉन का थिकनेस का होता है सेपरेटर, एक जो ह्यूमन हेयर है उसका एक 1/5 अगर आप कर देंगे, परफॉर्म द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग द एनोड एंड कैथोड फ्रॉम शॉर्टिंग, कि एनोड और कैथोड आपस में ना टकराएं और वो शॉर्ट ना करें, यानी कि उनमें शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। तो उसके लिए जो थिन सेपरेटर है वो वर्क करता है। एक्सीडेंटल शॉर्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज अ नॉन कॉज ऑफ फायर इन लिथियम आयन सेल्स। तो जो एक्सीडेंटल, कभी कभी गलती से जो एक्सीडेंटली शॉर्टिंग हो जाती है इलेक्ट्रोड्स की, उसकी वजह से लिथियम आयन बैटरीज में आग लग जाती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द वेरियस लेयर्स आर असेंबल्ड विद हाई प्रेसिजन, की अलग अलग लेयर्स जो हैं वो असेंबल की जाती हैं हाई प्रेसिजन के साथ विद टाइट टॉलरेंसेज। सेफ्टी मेजर्स जैसे कि थर्मल स्विचेस दैट टर्न ऑफ इफ द बैटरी ओवरहीट्स, ये सेफ्टी फीचर्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि एक थर्मल स्विच लगा दिया जाता है जो अपने आप बैटरी को बंद कर देता है अगर बैटरी कभी भी ओवरहीट हो जाती है। बैटरी सेल्स आर असेंबल्ड इनटू मॉड्यूल्स एंड देन फर्दर असेंबल्ड इनटू पैक्स, उसके बाद उनको पैक्स में असेंबल कर दिया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज रिक्वायर्ड टाइट कंट्रोल ऑन द स्टेट ऑफ चार्ज। तो चार्जिंग पे, टेम्परेचर पे, सभी पे लिथियम आयन बैटरीज को कंट्रोल में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है पैक्स आर डिजाइन टू इंश्योर यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोफाइल विद मिनिमम थर्मल वेरिएशन ड्यूरिंग ऑपरेशन और इंश्योरिंग रोबस्ट डिटेक्शन कपल्ड विद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट इंटरप्रेट द डेटा एंड चेंज ऑपरेशन बेस्ड ऑन द चेंजेस टू द बैटरीज स्टेट। की बैटरी की जो स्टेट है अगर उसमें कुछ भी चेंज आ रहा है तो उसके डेटा को मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बारे में ही तभी हम बैटरी की जो परफॉर्मेंस है ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है बैटरी की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम आयन बैटरी में 3 चीज़ें हैं, जो एनोड है, कैथोड है और उनका जो सॉल्ट है, वो उन 3 चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर सवाल बन सकता है। अप्रैल का जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1.67 लाख करोड़ से पार कर गया है। तो इस फाइनेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि भारत जो है फास्टर रिकवरी की तरफ है। तो इंडिया का जो जीएसटी रेवेन्यू है उसने एक रिकॉर्ड किया है सेट 1,67,540 करोड़ रुपीज़ के अप्रैल में, जो गुड्स इंपोर्ट से 30% बढ़ा है और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस अलॉन्ग विद सर्विसेज इंपोर्ट्स राइजिंग 17%। तो बहुत तेज़ी से जीएसटी रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। लास्ट में देखते हैं प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स। तो एक तो क्रिस्पर कैस9 जो है ये जीन एडिटिंग टूल है, बायोलॉजी का सवाल है। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। नियोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है जो हाल ही न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है नियोन गैस का, लेकिन यूक्रेन में इस टाइम पे जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से नियोन गैस प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। तो नियोन एक क्रिटिकल गैस है रिक्वायर्ड फॉर द लेज़र यूज इन चिप प्रोडक्शन, की जो चिप के प्रोडक्शन में यानी कि सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के लिए जो नियोन गैस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वहाँ पे एक प्रोसेस का नाम है लिथोग्राफी जिसमें वो हेल्प करती है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के कुछ सवाल हैं। तो नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था और उसमें 3 एसेंशियल फॉर्म्स कौन सी हैं? तो नृत्य, नाट्य और नृत्य, ये 3 फॉर्म्स हैं नाट्य शास्त्र की, और नाट्य शास्त्र लिखा था भारत मुनि ने। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के सवाल हैं, यूपीएससी डायरेक्ट सीधे सीधे पूछ सकता है क्योंकि हिंदू में कवर किए गए हैं। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल फॉर्म एंड नेम ऑफ भरतनाट्यम, की पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम का पारंपरिक रूप से नाम क्या है। ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन टेम्पल, जिसको पहले जब इनको मंदिरों में किया जाता था तो उसको सादिर बोलते थे, और रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं वो फिगर हैं जिन्होंने भरतनाट्यम को बहुत ज़्यादा फेमस किया। तो विच डांस फॉर्म यूजेस जयदेव गीता गोविंद, तो गीता गोविंद, जयदेव की जो गीता गोविंद है उस कौन सा डांस ऐसा है जो उसको इस्तेमाल करता है? वो उड़ीसी है। उसके बाद कौन सा डांस ऐसा है जिसका डांस होता है एंचेंट्रेस है, यानी कि अगर हम कहें कि यानी कि जादूगर का नृत्य है, यानी कि वो मोहिनी अट्टम है केरला का, कि जिससे आप मोहित हो जाते हैं, मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट है सैट्रिया डांस जो है ये असम का है। कथकली, द मेकअप नोन एज पाचा इज अलॉटेड टू विच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, तो यानी कि जो पाचा एक PACHA यानी ग्रीन कलर का जो एक मेकअप है ये कथकली में किसको दिया जाता है? तो ये धीरोदत्त को दिया जाता है जो कि नोबल हार्टेड अपराइट हीरो हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा डांस ऐसा है जिसमें 3 घराने हैं,
जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। तो ये कथक डांस है जो कि जिसके अंदर घराने भी हैं। फिर है गिद्धा, सम्मी और किकली, ये फोक डांसेज है कहाँ के, तो ये पंजाब के हैं। और एक 2 मीटर का स्टैचू शिव जी का एज नटराज गिफ्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2004 फाइंड्स अ प्राइड ऑफ प्लेस इन वन ऑफ द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन यूरोप। तो 2 मीटर का स्टैचू जो शिव जी का भारत सरकार ने 2004 में दिया था यूरोप में, तो वो कहाँ पे है, वो सर्न में है, जो कि फ्रांस में एक इंस्टीट्यूशन है, ये वहाँ पे है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे 10 मई के करंट अफेयर्स गाइस। इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।